नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, जिसकी राइटर हैं इकरा सगीर अहमद, उसकी ये 53 एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। इंशरा ने आने वाली हस्ती को लम्हे भर में शनाख्त कर लिया था और मुस्कुराकर बोली, आप वो? उनसे मुखातिब होने के साथ ही नौफल की तरफ देखकर चौंकी, जिसके चेहरे की रंगत सुर्ख होने लगी थी। जी, मैं नौफल की मम्मा हूँ। वो नौफल की तरफ देखती हुई बोली, मम्मा? वो जो खड़ी हो गई थी, उनके एहतराम में उनके इंकशाफ पर हक्का बक्का रह गई, जबकि वो एकदम ही गुस्से से उठा। लेट्स गो। उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज करके वो उससे गोया हुआ। नौफल प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे, मैं यहाँ तमाशा क्रिएट मत करें प्लीज़। वो उनकी बात काट कर बोला, मैं तमाशा नहीं कर रही मेरी जान, एक बार मेरी बात सुन लें आप, उन्होंने इल्तिजाई अंदाज में कहा। इंशरा नौफल की कैफियत देखकर खौफजदा होने लगी थी। वो वहाँ मौजूद लोगों की वजह से अपने जुनून इश्तियाल पर बामुश्किल काबू किए हुए था, मगर इस जब्त में उसका चेहरा तपते तांबे की मानित सुर्ख हो रहा था और पेशानी की रगें उभर गई थी। मैं आपको कोई बात नहीं सुनना चाहता। वो इंशरा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, प्लीज़। वो उनके साथ चलने लगी। आप मुझे तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करें, बहुत मुश्किल से जीना सीखा है मैंने, क्यों मुझे बेसकून करने चली आई हैं? गो बैक प्लीज़। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, आपके साथ रहने आई हूँ। उनके लहजे में दर्द व रंज नुमाया था। नौफल प्लीज़ एक बार इनकी बात सुन लेना। इंशरा को एकदम ही शवाना पर बेहद तरस आया, तो वो आहिस्तगी से बोली, शट अप, तुम्हें इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं। उसने इस बुरी तरह उसको झड़का कि वो चुप होकर रह गई। ठीक है, मैं इस फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मैंने जो किया इसका अंजाम यही होना चाहिए, मर जाना चाहिए मुझे। उनके अंदाज में हज़ियानीपन उभरा और लगता था कि वो बिल्कुल हौसला हार गई हैं। सिर्फ एक बार कह दे, माफ़ किया मुझे। वो रोने लगी, मगर नौफल कुछ ना बोला। वो उसका हाथ थामे चलता रहा। उसका चेहरा सपाट था, मगर आंखें कंदीलों की मानित जल रही थी। वो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। शबाना ऊपर ही रह गई थी। अभी वो चंद सीढ़ियाँ नीचे आए थे। माँ इंशरा ने उसका हाथ थाम कर कहा, खुदारा इतने संगदिलों कठोर ना बने, माफ़ कर दे उन्हें। माँ है वो आपकी, आपको ऐसा रवैया ज़ेब नहीं देता। बकवास बंद करो, तुम कहाँ है ना, तुम्हें इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं। कौन होती हो तुम इस मामले में मुदाखलत करने वाली? उसने शदीद गुस्से में इंशरा का हाथ झटका। कौन होती हूँ मैं इस मामले में मुदाखलत करने वाली? मैं आपके साथ किस ताल्लुक़ से यहाँ आई हूँ? किस रिश्ते की बिना पर आप मुझे यहाँ लाए हैं? ये आपको मालूम नहीं है क्या? इस बार उसके लहजे में भी खफ की दराई थी। एक अजनबी औरत की खातिर तुम मुझसे उलझने की कोशिश ना करो। वो अजनबी औरत नहीं है, माँ है आपकी। आप कब तक उससे फरार हासिल करेंगे? ये हकीकत आपको माननी होगी। इनफ इज़ इनफ। वो आग बगोला हुआ। ये वर्ड्स आपके लिए भी हैं, बहुत हो गया है। उन्हें माफ़ कर दें। अल्लाह भी तो हमारे गुनाह, हमारी लफ्ज़शी, हमारी गलतियों खता माफ़ करता है। उन्होंने अपने जुर्म की सज़ा पा ली है। कम ऑन, मुझे कोई वकालत नहीं चाहिए। वो कहता हुआ उसका हाथ छोड़कर नीचे उतरता चला गया। मुझे लग रहा है वो 3rd फ्लोर से छलांग लगा देंगे और उसकी जिम्मेदारी हम पर आएगी। बिला वजह की रुसवाई हमें घेर लेगी। वो भी भागती हुई पीछे चली आ रही थी और सख्त बदहवास थी। छलांग लगाना उनका ज़ाती फेल है, हमें रुसवाई क्यों घेरेगी? बिकॉज लोग उनको हमारे साथ देख चुके हैं, और ऐसे मौक़ों पर लोगों के दिमाग बड़े काम करते। देर नहीं करें प्लीज़। वो हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी हो गई और बड़ा इल्तिजाई अंदाज़ अपनाया। तो नौफल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी सितारों की मानित चमक रही थी। गुलाब सी पंखड़ियों से होंठ शिद्दत जज्ब से कांप रहे थे। नौफल ने चल हमें कर्ब से आंखें बंद की। काश कोई ऐसा रिमूवर ईजाद हो जाए जो हमारी सारी खताओं और दुखों कर्ब देने वाली बातों को हमेशा के लिए रिमूव कर दे। काश। वो दुख भरे लहजे में बुड़बुड़ाया और उसके हमरा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उन्होंने देखा वो आहिस्ता आहिस्ता रेलिंग की तरफ बढ़ रही थी और चंद कदम का ही फासला रह गया था जब वो उनके सामने आ खड़ा हुआ, चेहरा झुकाए, लब सख्ती से भींचे। नौफल, नौफल, मैं ये ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। उभरते जज्बात से उससे लिपट कर रोने लगी थी। ये क्या हालत बना रखी है आपने भाई? आपको देखकर भाभी किस तरह ठीक हो सकती हैं? खुद को संभालिए, तब तक कोई लाइलाज मर्ज नहीं है। इस दौर में बहुत बेहतरीन और मुकम्मल इलाज मौजूद है इस बीमारी का। शाहजेब ने उसकी हालत देखते हुए कहा। उन चंद दिनों में जैद की हालत ही बदल कर रह गई थी। वो हमेशा खुश लिबास रहा करता। ताज़ा शेव से उसका चेहरा चमकता रहता। परफ्यूम से इस्तेमाल करने का उसको क्रेज़ था। दूर से उसके मजबूत से फूटती महक उसकी आमद का पता देती थी और उन कुछ ही हफ्तों में उसकी जामिया ज़ेबी और नफासत पसंदी खोकर रह गई थी। सुधा की बीमारी ने उसको सुध बुध भुला दी थी। उसकी शेव बढ़ गई थी, बाल बेतरतीब रहने लगे थे और खुशबू इस्तेमाल करना वो भूल ही गया था। मैं हर तरह से ठीक हूँ, क्या हो गया है मुझे? वो उसकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा कर गोया हुआ। इधर आइए, देखिए खुद को क्या हाल बना रखा है। मैंने पहले कभी आपको इस तरह नहीं देखा, जिस तरह आप अब दिखाई दे रहे, कमज़ोर, नढाल, हिम्मत आ रहे हुए, किसी 100 साला बूढ़े की माने जो ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पर खड़ा आखिरी लम्हों को गिन रहा हो। वो आईना दिखाता हुआ बोला, ऐसा ही है कुछ माजरा। सुधा की बीमारी ने मुझे वक्त से पहले ही इन अंधेरों में धकेल दिया। ऐसा अंधेरा जो कब्रों में होता है, जो सदमा मेरी जान ले लेगा कि वो इन चंद माह में
जो मेरे नाम से उसके साथ गुजरे और इन महीनों ने उसको इस मुज़ी मर्ज़ का शिकार बना दिया। मेरी मोहब्बत मेरा साथ इम्तिहान दर इम्तिहान साबित हुई है। ये सब मुकद्दर के लिखे हुए खेल हैं। आप क्यों खुद को कसूरवार समझते हैं? फिर ज़िंदगी और मौत रब के हाथ में। उम्मीद की किरण को कभी भी मायूसी की फूंक से बेदम नहीं करना चाहिए। आस की डोर आखिरी सांस तक बंधी रहती है। आपको मैं हिम्मत हारने नहीं दूंगा भाई। हिम्मत हार चुका हूँ मैं। ज़िंदगी बेरंग हो गई है। सुधा मम्मी के मिसबिहेवियर के बायस इस बीमारी को पहुंची। मम्मी उसको किसी तौर बहू बनाने को राज़ी नहीं है, ना कंप्रोमाइज़ करने को तैयार। फिर मैं क्यों कर ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? मेरी ज़िंदगी मम्मी और सुधा के बगैर ज़िंदगी नहीं है। मैं दोनों के बगैर कैसे रह सकता हूँ? एक मेरा दिल तो दूसरी मेरी धड़कन। उसका दिल दुख से भर गया। अपनों की लगाई हुई आग खाक कर डालती है। वो भी माँ की अनाव जिद की आग में जल रहा था और इस कदर खाक हो चुका था कि अब लफ्ज़ों से भी धुआं उठता दिखाई दे रहा था। मुझे बेहद अफसोस इस अमर का है कि तुम्हारी कुर्बानी भी रायगा गई। तुमने हमारी खुशहाली की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी दी। एक ऐसे रिश्ते से मुंसलिक हुए जो जुड़ना नामुमकिन था, मगर हर तदबीर उल्टी होती चली गई। माँ कदमों की आहटें उभरी तो दोनों ने ही मुड़कर देखा। सामने इमराना खड़ी थी, सादा लिबास और संजीदा चेहरे के साथ। उनकी नम आंखें गवाही दे रही थी कि वो रोती रही हैं। दिल बर्दाश्ता नहीं हो मेरे चांद, सब ठीक होगा। सुधा ठीक हो जाएगी। आपकी सच्ची और बेलौस मोहब्बत उसको जब किसी और के नसीब से खींच कर ले आई तो मौत भी आपसे जुदा नहीं कर पाएगी। इमराना करीब आकर उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम कर गोया हुई। जवाबन वो कुछ बोला नहीं, बस गर्दन झुका कर रह गया। मेरी शक मिजाजी जियो वहम परस्ती ने हर तरह से मुझे रुसवाई और तन्हाई और इस्तराब दिया। सुधा को निकाह के बाद मैं बहुत तस्लीम कर चुकी थी, मगर यहाँ फिर मेरी बदगुमान फितरत ने काम दिखाया। उसकी मोहब्बत सब्र और इस्तक़लाल। मेरे बुरे से बुरे रवैये पर भी उसका रवैया न बदलता था। वो इसी तरह मेरी खिदमत और ख्याल में मगन रहती थी और मैं सोचती थी ये महज दिखावा है। वो मुझे मरूब करने का ढोंग करती और यकीनन पीठ पीछे जहद के कान भरती होगी। अमूमन अक्सर बहुएं ऐसी होती हैं जो ससुरालियों के सामने प्यारी मीठी बनी रहती हैं और तन्हाई में अंदर की तमाम कड़वाहट और नफरत बेटों के कानों में भरकर उनको घर वालों से बदजन और मुतनफिर कर देती हैं। मेरे अंदर भी यही कमीनी सोच उभरी थी और जब इंसान कमीने पर उतर आए तो सारे अदबो अदाब भूल जाता है और मैं भी भूल गई थी। फिर ये जानने के लिए कि उनके दरमियान मेरे बारे में किस तरह की गुफ्तगू होती है, मैं छुप छुप कर उनकी बातें सुनने लगी। बोलते हुए उनकी आवाज़ भर आई, कोई भी माँ मुझ जैसी कमज़रफ़ बेगैरत नहीं होगी जैसी मैं हूँ। अनाव ज़िद ने मुझे इखलाकियात से ही नाबल्द कर दिया था। मैं सगी माँ होकर भी सौतेलियों से बदतर साबित हुई और मेरी तवक्को के बरखिलाफ आज दोनों एक दूसरे को समझाते ही रहे थे। एक दिन मेरे बदलने की उम्मीद लगाए बैठे रहे और यकीन करें जिस दिन सुधा आपको छोड़कर नीचे गई थी उस वक्त मुझे लगा था कुछ बुरा हो गया है। शायद मैं अपनी हद से बाहर निकल गई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ली, अब बच्चों की ज़िंदगी भी जहन्नुम बना रही हूँ। यही सोचती मैं सुधा को वापस लाने की नीयत से उठ रही थी कि मायदा ने सुधा की हालत के मुतल्लिक बताया और मैं तो अपनी जगह से उठ ही ना सकी। फिर मुझे यकीन हो गया ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने एतबार करने में बहुत देर कर दी। वो बेसाख्ता रोती चली गई थी। मौसम में सर्दी का राज बतदरीज बढ़ रहा था। ठंडी हवा गुनगुनाती फिर रही थी और उन हवाओं से दरो दीवार से बर्फीली ठंडक फैल रही थी। हालांकि रात का भी इब्तदाई दौर शुरू हुआ था, मगर यक बस्ता मौसम के बायस हर सन्नाटे खामोशी की हुकूमत कायम हो गई थी। सड़कों पर ट्रैफिक बराए नाम था। मौसम से भी ज़्यादा सर्द मोहरी उसके मिजाज पर हावी थी। वो सपाट चेहरे और सख्ती से भींचे ऊँटों के साथ ड्राइविंग कर रहा था। गुस्सा और रंज, मुसरत और मलाल, कोई भी एहसास उसके चेहरे से जाहिर नहीं हो रहा था। इंजरा के बाद की लाज रखकर या अपने दिल के हमकने पर वो शबाना को माफ़ कर चुका था। उनकी ज़्यादतियाँ भुलाने को तैयार हो गया था। उनको सीने से भी लगा लिया था। उनके आंसू भी साफ़ किए थे। ये मनाजिर बड़े जज्बाती और रक़्क़त अमेज़ थे। इंशरा की आंखें भी बरसात की तरह बरस रही थी। नौफल की आंखें खुश्की थी मगर सुर्खी बता रही थी अंदर ही अंदर जल थल शदोमत से जारी है। यहाँ उसने खुद को किसी लम्हे कमज़ोर न पड़ने दिया था, मगर शबाना के आंसू थे कि भरे बादलों के मानिंद मुसलसल बरस रहे थे। उनके आंसुओं में पछतावों, हसरतों, नदामत की सिसकियाँ मौजूद थी। दिल से निकलती हर आप माजी की लफ्ज़िशों पर नोहा कुना थी जो उसके दिल की संगलाख दीवारों को तोड़ती जा रही थी। नाराज़ी की तारीकी कितनी दबीज़ क्यों ना, मगर खलूस और सच्चाई की फ़कत एक किरण उस तारीकी को ज़ायल कर देती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। पहले पहल वो सिर्फ इंशरा का मान रखने के लिए आगे बढ़ा था जो महज दिखावा था। वो दिखावा कब और किस लम्हे दिखावा ना रहा और दिल की तड़प बन गया। शायद हकीकी रिश्ते इसी तरह से खुद को साबित करते हैं और अपने आप को मनवा लेते हैं। और बलाखिर शबाना की ममता ने भी खुद को और अपनी मोहब्बत को मनवा लिया था। वो अपनी तशनगियों महरूमियों की भड़ास कहीं बाहर निकाल चुका था और अब रहा सहा उबाल भी निकल ही गया था। सारी ज़िंदगी उस औरत से होने वाली नफरत ख़त्म हो गई थी। मोहब्बत तो अभी महसूस नहीं हुई थी, मगर लगता था कहीं सदियों से सुरमई गुबार में गुम उसकी ज़ात दिखाई देने लगी है। उफ, आज सर्दी कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई। सुबह यूनिवर्सिटी आते हुए इतनी महसूस नहीं हो रही थी जितनी अब हो रही है।
उसने गहरी खामोशी से घबरा कर कहा। वो फिर भी चुप रहा। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या अभी तक खफा है? तुमसे नहीं, मैं खुद से खफा हूँ। सारी ज़िंदगी जो नफ़रत और दुख मेरे साथ रहा, लम्हे भर में वो इस तरह गायब हुआ जैसे मौजूद ही नहीं था। इतनी सरल से जज्बात के बदलने पर हैरान हूँ मैं अब तक। वो एक गहरा सांस लेकर इस तरह बुड़बड़ाया जैसे वो उन हालातों वाक़यात को समझ नहीं पा रहा। लोग ऐसे सच्चे और मुनाफ़क़त से पाक होते हैं कि जब उनका दिल किसी से साफ़ ना हो तो वो सामने वाले की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, और जब कसूरवार अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग ले तो वो सब कुछ भुलाकर उससे दोस्ती कर लेते हैं और फिर अच्छे दोस्त साबित होते हैं। मगर यहाँ मामला अहम है। शवाना आंटी आपकी मम्मा है, उनसे ताल्लुक़ कभी टूटने वाला ही नहीं था। एक ना एक दिन आपको उनको माँ का दर्जा देना ही था। वो कुछ नहीं बोला। फिर खासी देर खामोशी के बाद इंशरा दोबारा गोया हुई। अब मुझसे नाराज़ है क्या? मैंने आपको फोर्स करके गलत किया है? आपकी खामोशी से मैं यही समझ रही हूँ कि मैंने अच्छा नहीं किया। दरअसल मुझसे उनकी बेबसी देखी नहीं गई और वो ऊपर से कूदने को तैयार थी। अगर हम ज़रा भी देर कर देते तो वो खुदकुशी कर लेती। वो बेहद नाउम्मीदो डिस्टर्ब लग रही थी। उसकी जामिद खामोशी और सपाट अंदाज उसको हौलाने लगे थे। आप तो नाराज़ ही हो गए हैं। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ अब नाराज़ मत हो जाइएगा। आपका साथ उनके लिए ऐसा ही है जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो। उनसे भूल कर भी ये सहारा ना छीनिएगा। उसके इल्तिजाई अंदाज में सर्दी की धूप जैसी नरमाहट थी। इस नरमी ने उसके दिल को गुबार से पाक कर दिया था। वो सोचने पर मजबूर हो गया था कि वो लड़की उसकी माँ के लिए बिल्कुल अजनबी होकर कितना दर्द रखती है, और उस हकीकत से भी उसको इनकार नहीं था कि उसकी मिन्नत समाजत के बायस हुई। वो शवाना को माफ़ करने को तैयार हो गया था और अब दिल के सुकून करार से महसूस होता था कि उसने ये फ़ैसला गलत नहीं किया, ना इंशरा को अपनाने का, ना माँ को माफ़ करने का। और जहाँ ये एहसास उभरा वहाँ वो बिल्कुल पुरसुकून हो गया था। मैं तुमसे कतई तौर पर नाराज़ नहीं हूँ, और क्यों हूँ भला? तुमने बड़ी नेकी कमाई है। मेरी माँ जो नफ्स की दिखाई गई राह पर चलती रही थी, अब हराम मौत को गले लगाने जा रही थी। मुझ पर बड़ा एहसान किया कि तुम मुझे फोर्स ना करती तो मैं मुड़कर देखने वाला भी नहीं था। उसकी खामोशी बहुत उम्दा और दिलगदाज लहजे से टूटी थी। शुक्र है आपका दिल उनकी तरफ से साफ तो हुआ। फिर आप कब मिलने जाएंगे उनसे? क्योंकि आपने जल्द ही उनसे मिलने का वादा किया है। बहुत जल्द जाऊंगा। तुम भी साथ चलोगी ना मेरे? अगर आप लेकर चलना पसंद करेंगे तो ज़रूर चलूँगी। श्योर। वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया था। आप क्या बात करना चाह रहे थे जो आप यूनी से पिक करने आए थे? वक्त बदल गया। अब बात तुमसे नहीं, तुम्हारी नानी से होगी। मुदस्सिर साहब के चेहरे पर एक अरसे बाद आसूदा तमानियत भरी मुस्कुराहट उभरी थी। उन्होंने नदामत से आंसू बहाती इमराना बेगम का हाथ थामकर उनकी तमाम ज़्यादतियों को माफ़ कर दिया, और वो उनके सीने से लगकर बोली, बहुत जाम था मुझे अपने हुस्न पर। ना जाने क्यों ये नाज हो गया था कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मेरे हुस्न का सहरा आपको किसी और की जानिब निगाह उठाने का मौका ही नहीं देगा। मगर वो उनसे अलहदा होते हुए आहिस्तगी से आह भर कर रह गई। इस मगर ने ही हमारी जवानी के सुनहरे दौर को किसी मगरमच्छ की तरह निगल लिया, और ख्वाहिश मर गई। महज हसरतें ही जिंदा रह गई हैं। ऐसा ना कहिए मुदस्सिर, अब हमारी ज़िंदगी में ख्वाहिशें कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन मुरादें ज़रूर बढ़ाएंगी। अब न ज़िंदगी नगमा बनेगी, किसी नोहे की जगह नहीं। हमारा जीवन जुदाई और बदगुमानी के कांटों से छल नहीं हुआ, मगर अब अपने बच्चों की ज़िंदगी में ऐसा कोई कांटा नहीं आने दूंगी जो उनको खुशियों सुकून से महरूम कर दे। उनका चेहरा कई रंगों से झलमला रहा था। उनके चेहरे पर कई तरह के अक्स थे। वो मुकम्मल औरत, पुरखुलूस शरीक हयात, जान निछावर कर देने वाली माँ, और उनका हर रूप भरपूर और मुकम्मल था। इस अंदाज में वो बेहद पुरवकार लग रही थी। काश ये सब तुम पहले ही समझ जाती तो आज हम माजी की जुदाई का गम न मना रहे होते, ना कोई हमारे दरमियान मौजूद होता। शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। साले हमारे दरमियान आती तो हम इसी तरह लड़ते झगड़ते ज़िंदगी गुजार देते कि बिना चोट खाए हीरा भी पत्थर ही रहता है। मैं इसी तरह शक का इजहार करती रहती और आज तक आप सफाइयाँ पेश करते रहते। इस जुदाई ने हमें एक दूसरे के करीब किया, जानने और समझने का मौका दिया। जिस कदर दूरी में आप मेरे करीब रहे, उतने करीब तो आप मेरे करीब रहकर भी ना थे। देर आई दुरुस्त आए। अब कभी ख्वाब में भी जुदाई की बात ना करना इमराना। जो लोग खोने के बाद मिलते हैं वो दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ तर होते हैं। जिनको खोना भी ज़िंदगी खोने के मुतरादिफ होता है। तमाम तर नफरत व गुस्सा, बेगानगी और बेजारी गोया पाँव दबाकर भाग गई थी। मुदस्सिर साहब पर नौजवानी की छप दर आई थी। इमराना के इजहारों पशेमानी और नदामत ने उनके दिल को बिल्कुल साफ़ व शफाफ कर दिया था। उन्होंने इमराना को माफ़ कर दिया था। बेशक इमराना की जुदाई में गुजरने वाले दिन बेहद बोझल और कठिन थे, मगर उनकी नेक नियति के सबब सालिया जैसी बीवी भी उनकी अकद में आ गई थी, जो आम शक्ल सूरत की मालिक थी, मगर उनका दिल दुनिया की हर हसीन औरत की खूबसूरती से बढ़कर खूबसूरत था।
मैंने सुधा के साथ बेहद ज़्यादतियाँ की हैं। उसको होने वाला तब तक मेरे ही रवैयों के सबब है। बहुत बुरा सलूक किया मैंने उसके साथ। लम्हा बलम्हा मेरे जज्बात उसके साथ बदलते रहे। चाहने के बावजूद भी उसको दिल से कबूल ना कर सकी। दिनों रात उससे लड़ती थी, मुझे उससे मोहब्बत हो जाए, जैद की खातिर ही मैं उसको बर्दाश्त कर लूँ। लेकिन सुधा के जिक्र पर उनकी आंखें नम होने लगी। लेकिन आज मैं हल्फिया कहती हूँ, सुधा मुझे जैद की तरह ही अजीज़ है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। दाम हर मौज में है, खलकयाए सदकाम नहंग। देखिए क्या गुजरे है कतरे पे गहर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। पर तू खौर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक अनायत की नज़र होने तक। ज़हद बेहद गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके जर्द रुखसारों पर धीमी धीमी शफक से फूट रही थी। खूबसूरत आंखों के गिर्द पड़ने वाले से हालकों में नुमाया कमी आ रही थी। सतवा नाक के नीचे खजार सीधा होंठों पे भी बहार सी छाने लगी थी। आज की सुधा कुछ माह कबल वाली सुधा से अक्सर मुख्तलिफ वो बदली हुई लग रही थी। चंद माह कबल तब तक ने उसको किसी फूल की मानित कमला कर रख दिया था। सारी रानायो शाबाब गुम होकर रह गया था। इस बीमारी के सबब इलाज के बेहद तकलीफ दे मराहिल से गुजरना पड़ा था। जैद ने अपनी तमाम मसरूफियात बलाए ताक रखकर उसकी तीमारदारी में दिन रात एक कर दिए थे। यहाँ पर उसका साथ सब घर वालों ने भी भरपूर अंदाज में दिया था, जिनमें पेश पेश इमराना बेगम रही थी कि जब उनके दिल से नफ़रत और नापसंदीदगी और बुग़्ज़ निकल गया तो फिर मोहब्बत और शफ़क़त ने अपनी जगह बना ली थी। उनकी मोहब्बत में सुधा डूबती चली गई थी और हकीकत हाल यही थी कि ज़ैद से ज़्यादा इमराना की मोहब्बत ने सेहतमंद होने में मदद फराहम की थी। अब वो कई हफ्ते हॉस्पिटल में गुजार कर घर वापस आई तो डॉक्टर्स ने उसकी सेहत के लिए मुतल्लिक हौसला अफजा जवाब दिया था। वो ख़तरे की पहुँच से बाहर हो गई थी। ज़िंदगी जाते जाते पलट आई थी। ज़िंदगी ज़ैद का दिल भी मुतमईन धड़कनों के साथ धड़कने लगा था। उसका दिल भी बंद होते होते दोबारा काम करने लगा था कि उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा उससे ही मुंसलिक था, हमेशा के लिए। अरे क्या हुआ, आप रो रहे हैं? न जाने किस लम्हे आंसू बहकर उसके हाथ पे गिरे और वो चौंक कर बेदार होते गोया हुई। रो रहा हूँ, पता है ना, पता ही ना चला कब ये आंसू बह निकले। तकलीफ दे होश में आया, जखलक वो होश में आया और चेहरा साफ करता हुआ गोया हुआ। ये आंसू क्यों बह निकले? ऐसा क्या हुआ है? अब वो उठकर बैठ गई। क्यों फ़िक्र करती हो यार, ये आंसू खुशी के हैं। अल्लाह ने तुम्हें नई जीत से नवाजा, मैं अज़द शुक्रगुज़ार हूँ। रब ने कितना करम किया, वरना मुझे लगता था अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। मैं कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन देख लो, सबकी उसकी मेहरबानी है, अनायत है, करम है, मोहब्बत है। वो उसका हाथ थामे जज्ब के आलम में कह रहा था। उसके वजीह चेहरे पर तमानियत चमक रही थी। क्या हाल बना लिया आपने अपना। मैं थोड़ी बीमार हो गई हुई थी, कोई मरी तो नहीं थी ना? वो उसकी बड़ी हुई शेव देखकर बोली। आज तो तुमने ये बात कह दिया है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे मुंह पर भूले से भी ये लफ्ज़ नहीं आने चाहिए। वो सख्त बरहम हुआ। जानती हो तुमको खोकर पाया मैंने। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बेमायनी है। तुम कब तक मेरी ज़िंदगी से बेखबर रहोगी? इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? वो बेसाख्ता बोल उठी। शायद मोहब्बत से भी बढ़कर मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। वो गोया उसकी मोहब्बत और चाहत में अपनी सुध बुद्धि खो बैठा था और जानबूझकर वो उससे इजहार मोहब्बत कर रहा था ताकि वो बीमारी के खौल से बाहर निकलकर ज़िंदगी की तरफ आए। और ज़िंदगी को ज़िंदा रखने वाली शायद मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकती। माँ दरवाजे पर दस्तक हुई और चल लम्हों हिचकिचाती हुई उर्वा अंदर आई और सुधा के करीब बैठ गई थी। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? ठीक, वो मुस्कुराकर गोया हुई, जबकि ज़ैद खामोश रहा। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली वो कुछ लम्हे खामोश रहकर लफ्ज़ों को तरतीब देने लगी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी आपके पास आने के लिए, लेकिन मैं हर बार हिम्मत हार जाती थी। हौसला नहीं था। मैंने आपको बेहद तकलीफ़ दी है और ज़ैद भाई आपको भी। मैंने खुशियों की तकलीफ़ में अपने नस्वानी वकारो अना की भी परवाह नहीं की। इसी जुनूनो ख्याल में कितनी बार आप पर गिरफ्त हासिल करने की घटिया हरकतें की, जो आज मेरे लिए पशेमानी का बायस बन रही है। न जाने ऐसा क्यों हुआ कि आपके असूल की खातिर मैं कुछ भी सोचे बिना करती चली गई। गुजरी बातों को दफन ही रहने दो। जो गुजर गया वो वापस नहीं आता। तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो, तुम्हारी अच्छाई है। आइंदा कभी भूल कर भी इन बातों का जिक्र मत करना। तुम अब इस घर की इज्जत हो। शाहजेब के हवाले से इज्जत करता हूँ मैं, और सुधा भी। शाहजेब के रूप में तुम्हें मुझसे ज़्यादा बेहतरीन जीवन साथी मिल गया
उर्वा को बेहद शर्मिंदा पुरमलाल देखकर जहद की तमाम खफगी और कदरवत दूर हो गई थी। वो उससे पहली दफ़ा मुस्कुराकर गोया हुआ था। जहद की बात दुरुस्त है उर्वा, बुरी बातें भुला कर ही हम रिश्तों को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। बस अब तुम रिलैक्स हो जाओ, ये सोच करके जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे दरमियान बुरा कभी हुआ ही नहीं था। हम सदा ऐसे ही इतने प्यारे रिश्तों में बंधे हुए हैं। सुधा ने आगे बढ़कर उसको गले लगा लिया। उर्वा के अंदाज में भी गर्म जोशी थी। बहुत अपनाइयत से उसने सुधा का रुखसार चूमा। वो उनके हमरा लाउंज तक आई। वहाँ सब लोग बैठे थे। रिजवाना ने उठकर सुधा की पेशानी चूमी और हाथ पकड़कर अपने करीब ही बिठा लिया। करीब ही इमराना भी मौजूद थी और मुस्कुरा रही थी। रोबो नफ़रत से पाक मुस्कुराहट ने उनके चेहरे को नई जला बख्शी थी। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र एहसान है कि सुधा माशाल्लाह रोज़ बरोज़ सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ गामज़न है। इंशाल्लाह जल्दी मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगी और सुधा के सेहतमंद होते ही हम लोग एक बड़ी दावत का एहतमाम करेंगे और वो होगी दावत वलीमा। बहू तुम्हारे पास खामोशी और सादगी से आ गई, मगर अब दावत वलीमा सादगी और खामोशी से हरगिज़ हरगिज़ ना होगा। रिजवाना बेगम ने उसका हाथ पकड़कर शोखी से कहा तो सुधा निगाहों के साथ गर्दन भी झुका गई, जबकि जैद के लबों पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट दर आई थी। शाहजेब ने दिलचस्प निगाहों से उसकी तरफ देखा। बिटिया आप बिल्कुल फिक्र ना करें, गम के बादल छटके हैं। अब अल्लाह के हुक्म से खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वलीमे की तकरीब भी ऐसी होगी कि लोग मुद्दतों याद रखेंगे। सारे अरमान हम निकालेंगे, कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहाँ मौजूद मुदस्सर साहब ने खुश दिली से कहा भाई कुछ सिफारिश मेरे लिए भी कीजिए ना। शाहजेब ने करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। कितना अच्छा लगे जब मेरा और आपका वलीमा साथ साथ होगा। एक अरसे बाद उसको गहरी और पुरसुकून नींद आई थी। बरसों से तसल्लु जमाए मलालो दुख उसकी एक माफ़ी से दूर हो गए थे। माफ़ कर देने का अमल जिस्म के साथ साथ रूह को भी सरशार कर देता। बेशक उसने माँ के रवैयों की चुभन इतनी शिद्दत से महसूस की थी कि सालों गुजरने के बाद भी इस तकलीफ़ से निजात न मिल पा रही थी, और आज उस तकलीफ़ से राहत मिल गई थी। वो खुद को बहुत तरोताज़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। ज़रका बेगम के दिल को भी कहीं गुनाह राहत नसीब हुई थी कि वो हर वक्त ये दुआएं करती थी कि उसके दिल को अल्लाह नरमी अता करे। शबाना को अपनी ज़्यादतियों का एहसास हो गया था। अब नौफिल के दिल को भी नरमी और मोहब्बत अता कर दे। पुरखुलूस दुआएं हमेशा रंग लाती हैं, और ये रंग खुशी बनकर उनके दिल और चेहरे पर छा गया था। वो पहली फुर्सत में इंशरा को दुल्हन बनाकर लाना चाह रही थी, जिसका बरमला इजहार वो रात से अब तक कई मर्तबा कर चुकी थी। उस लम्हे भी वो उसके जाग जाने पर यही बयान कर रही थी। माँ वो मुस्कुराकर दिलकश लहजे में बोला, मामा मुझसे ज़्यादा आप बेकरार हैं, मगर ये डिपार्टमेंट मेरा है। ओह यानी मैंडकी को भी ज़ुकाम हुआ, अब आप ऐसी बातें करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको भी बोलना आ गया। वो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसते हुए गोया हुई। मामा पहले आप जुमले की तसही करें, मैं बी मैंडकी नहीं मियाँ मेंढक हूँ। उसके इस अंदाज पर ज़रका बेगम बहुत ज़ोर से हंसती। उनका साथ चाय बनाने वाली अमीना बीवी ने भी दिल खोल कर दिया। बहू अभी अपने मैके में ही है, और आपकी ज़बान फसाहत और बलागत से भरपूर अंदाज में रवा है। बहू के आने के बाद क्या हाल होगा? फिर तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। आपने सुना है ना, बेगम साहिबा चिराग बुझने से पहले खूब भड़कता है। फिर ऐसा ही माजरा हमारे नौफल साहब के साथ भी है। कुछ दिनों बाद हमारी बहू बेगम आ जाएंगी, फिर इनकी कोयल जैसी आवाज़ ही यहाँ गूंजा करेंगी। अमीना बी ने चाय का मग उसको थमाते हुए शोखी से कहा, अरे अमीना भी, आप क्या मुझे काट का उल्लू समझती हैं जो वो मेरी बोलती बंद कर देगी? देखिएगा आप मैं किस तरह उसको अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ। मैं कोई जन मुरीद टाइप का शौहर नहीं बनूंगा। जी वो तो मुझ जैसे कोई जीती जागती लड़की नहीं, कोई कपड़े की गुड़ियाँ होंगी जिनको आप अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसको नचाएगा। मैंने रात ही यूसुफ को कॉल कर दी थी, वो जल्द वापस आएंगे और उनके आते ही हम शादी की तारीख तय करने जाएंगे। ज़रका बेगम नौफिल को उस रूप में देखकर बेहद खुश थी। उनको कभी मालूम ही ना हो सका था अज़द संजीदा और बेजार, बल्कि दुनिया से अक्सर लाताल्लुक़ रहने वाले नौफिल के अंदर भी कोई शोखो शंग और खलंडरा सा टूट कर मोहब्बत करने वाला नौजवान छुपा है, जिससे आज से कभी मुलाकात ही ना हुई थी। अल्लाह वो मुबारक दिन जल्द लेकर आए। मेरा दिल कर रहा पलक झपकने में वो दिन आ जाए और बहू बेगम किसी मोरनी की मानिंद हर सू पंख फैलाए घूमती दिखाई दे। जब से वो गई हैं हर सू बहरानी छा गई है, जो उनके यहाँ आने पर ही ख़त्म होगी। अमीना बी का लहजा मोहब्बत से चूरता। बिल्कुल ठीक कह रही हो अमीना, जब से इंशरा यहाँ से गई हैं तब से घर में बोझलपन उतर आया। ये उदासी उनके आने से ही दूर होगी। वो बोलते हुए रुकी और उसी लम्हे नौफिल ने शाने पर किसी हाथ को महसूस किया और अचानक मुड़कर देखा तो लारेब खड़ा था। मैं तुमसे अपोलोजाइज़ नहीं करूँगा। नौफिल के ये लफ्ज़ मेरे जुर्म के आगे बहुत छोटा है, शायद बेमायनी भी। आप जो सज़ा मुझे देना चाहें वो दे दे, मगर मुझसे खफा ना रहे। उस सोफ़े के पीछे से उसके शानों पर हाथ रखकर कमज़ोर और नादिम लहजे में गोया हुआ।
नौफल के मुस्कुराते लब यकदम भींच गए थे। मेरी वो पहली और आखिरी गलती थी, बहक गया था। ताकत के नशे में भूल हो गई मुझसे। मैं रिश्ते नाते के एहतराम को भूल गया था, जानवर बन गया था, बिल्कुल हैवान हो गया था। मेरी हवस ने तबाह कर दिया मुझे। ठीक है जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। वो उसके हाथ शानों से हटाता संजीदगी से बोला, नहीं इस तरह नहीं। मुझे गले लगाकर मुस्कुरा कर कहो कि तुम मुझसे ज़रा भी खफा नहीं हो। वो सब जो हुआ था वो भूल गए हो। वो उसके सामने आकर गोया भीख मांगने लगा था। प्लीज़ मेरे ज़ब्त का इम्तिहान मत लो, जो कहा है वो काफ़ी है। वो झटके से उठकर जाने लगा। माँ जरका बेगम ने कहा, जिसको कुदरत ने सज़ा दी हो फिर उससे कैसी नाराज़ी बेटा। आगे बढ़कर गले लगा लें भाई को, ये अब सहारे के बिना चल नहीं सकते। जरका बेगम ने लारेब की तरफ देखते हुए आहिस्तगी से कहा। नौफिल की गोली ने उसकी एक टांग नकारा कर दी तो वो स्टिक के सहारे चल रहा था। अब कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ये सब मेरी करनी का फल है जो मुझे राह रास्त पर ले आया है, उसने दुख से कहा तो नौफिल ने उसे सीने से लगा लिया था। अरे बेटा क्या करने बैठ गई हो, अभी तुम बिल्कुल सेहतमंद नहीं हुई। और फिर ये रानो और रफ़ीका किस मर्ज़ की दवाएं वो करेंगे ये काम, उनको कोई मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए यहाँ नहीं रखा। वो बैठी हुई अपनी और मायदा के मुश्तरका अलमारी में बिखरे कपड़े तय और हैंग कर रही थी। माँ इमराना वहाँ आई और उसका हाथ पकड़कर कारपेट से उठाती हुई शफकत भरे लहजे में गोया हुई, मैं ठीक हूँ ममानी जान, बोर हो गई हूँ आराम कर करके, सोचा वार्डरूम ही दुरुस्त कर लूँ, कुछ तो टाइम गुजरेगा। वो अपने मखसूस नरम लहजे में गोया हुई, माशाल्लाह तबीयत ठीक हो गया, मगर वीकनेस किस कदर है। चलो रेस्ट करो, मैं रानू से कहती हूँ वो तमाम कपड़े हैंग कर देगी। कोई ज़रूरत नहीं अब तुम्हें ये छोटे मोटे काम करने की, बहुत काम कर लिया तुमने। ममानी जान काम नहीं करूँगी तो दिल किस तरह लगेगा। पगली लड़की, काम से भी कोई दिल लगाता है। अरे दिल लगाने के लिए जैद है ना, उससे प्यार भरी बातें करो, मोहब्बत करो, दिल खुद ब खुद लग जाएगा। वो शरारती लहजे में बोली तो वो लजाकर गर्दन झुकाकर रह गई कि उसको उनसे ऐसे बेबाक मजाक की कतई तवक्को नहीं थी। उसके अंदाज पर वो हंसती मुस्कुराती रहा करो, यही उम्र होती है लाइफ की, खूबसूरती को दिल से एंजॉय करने की। जब उम्र निकल जाती है फिर पछतावा व हसरतें रह जाती हैं। जिस तरह मैंने खुद अपने गुलशन को खाक किया और राख के अलावा कुछ हाथ ना आया। वक्त गुजर गया, मलाल छोड़ गया। वक्त गुजरने का बेशक मलाल है, लेकिन मामू जान की मोहब्बत तो कम नहीं हुई ना। बीते वक्त ने उसको मज़ीद मजबूत कर दिया। वो उसको लेकर अपने रूम में चली आई थी। दुरुस्त कह रही हो, मुदस्सर इसी तरह मोहब्बत करते हैं, मगर सालिया किसी कांटे की तरह मुझे खटकती रहती है। आई नो वो बहुत अच्छी है, बेज़र्र औरत है, बेहद ममनूनियत और एहतराम है उसकी नेचर में। जो एक बार उससे मिलता है उसका गर्विदा हो जाता है। सच बात है ये है कि ना चाहते हुए भी मैं उसको कबूल कर चुकी हूँ। मुदस्सर पर सालिया का भी उस कदर ही हक है जितना मैं रखती हूँ। सब खबर है और सब मालूम है, मगर खलीशा के दिल से जाती ही नहीं। दुनिया का सबसे भारी तावान मजाजी खुदा को बांटना होता है। माँ मायदा ने दरवाजे से गर्दन निकाल कर अंदर झांकते हुए कहा, ओहो सास बहू एक साथ बैठी हैं, यानी इतना पुरअमन माहौल है कि शेर और बकरी एक घाट से पानी पी रहे हैं। बी लुमड़ी, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी भी गुंजाइश है घाट पर। माय गॉड मम्मा, आपने मुझे लुमड़ी कहा। बहू क्या आई, आपने तो पार्टी ही बदल लिया, ऐसा कहीं होता है क्या? दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना, मैं बताने आई थी वो मुंजा आंटी आई हैं आपसे मिलने। उसने अंदर आकर इतला पहम पहुंचाई तो मुंजा का नाम उनके अंदर पतंगे लगा गया। फ़ौरन मुंह बनाकर गोया हुई, मुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो मुझसे मिलने आई है? जाकर कोई बहाना कर दो, मैं नहीं मिलूंगी उस सड़ियल औरत से। उसी असना में दरवाज़ा हुआ और मुंजा अपनी सास की हमरा अंदर आई। चले, हमने सोचा आप हमसे नहीं मिलेंगी तो हम खुद आपकी खिदमत में पेश हो जाते हैं, एक ही बात है। वो मुस्कुराती हुई मुंह बनाए खड़ी इमराना के गले लग गई। फिर वो सास बहू बारी बारी इमराना और सुधा से गले मिली। बैठने का नहीं कहेंगी, मैं बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़कर आई हूँ। जुनैद की दादी हाँफती हुई इमराना से मुखातिब हुई, अरे बैठिए ना, आपका अपना ही घर है, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इमराना और सुधा उनकी खुश मिजाजी शीरी गुफ्तारी पर हैरान हुई कि आज उनका लहजा शहद में डूबा और इनकसारी से भरपूर था। मैं दरअसल माजरत करने आई हूँ। उस दिन जो आपके साथ मैंने रफ गुफ्तगू की वो एक प्लानिंग का हिस्सा था जिसमें मायदा और जुनैद ने मेरा साथ दिया था। वो इमराना का हाथ थाम कर एक एक बात बताती गई कि किस तरह मायदा ने जुनैद को सुधा और जैद के साथ इमराना के सलूक के बारे में बताया था और जुनैद भी जैद की तरफ से फ़िक्रमंद परेशान था और उसको मालूम था कि जैद किसी भी हाल में अपने हालात से उसको आगाह नहीं करेगा। फिर उनकी खुशियों के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि मुंजा इमराना को उनके बुरे सलूक का एहसास दिलाने के लिए मायदा के साथ ऐसा ही रवैया रखेंगी, और उन्होंने ऐसा ही किया था उनके एहसास को बेदार करने के लिए। अभी ये ड्रामा जारी रहता कि सुधा की बीमारी ने पान साहब पलट दिया और सब कुछ उसके हक़ में बेहतर होता चला गया। शुक्र है मेरी आंखों पर चढ़ी ज़िद्दो अना की पट्टी उतर गई, और ये भी रब का करम है कि मेरी बेटी की सास और दादी सास मुझसे भी बेहतर हैं। सारे मारे खुशी के उनके आंसू बह निकले थे। नानी, नौफल ने अपनी मदर को माफ़ कर दिया और उनको दिल से कबूल कर लिया। अब ज़रूर उनकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली आएगी।
ये तो एक दिन होना ही था। उंगलियों से नाखून जुदा नहीं रहते, अलबत्ता वक्ती तौर पर कट जरूर जाते हैं। मैं कहती हूँ तुम भी अकल के नाखून लो और रोशन को माँ मान लो। माँ सिर्फ माँ होती है। लोहा गर्म देखकर उन्होंने भी चोट लगाए। वो उस वक्त उनकी गोद में सर रखे लेटी थी। चल हमें तवक्कुफ के बाद रंजीदगी से बोली, जी माँ सिर्फ माँ होती है, लेकिन ये कैसी माँ है जो अपनी ज़िंदगी रोशन रखने के लिए अपने ही बच्चों के जीवन अंधेरों से भर देती है। एक कर्बनाक ज़िंदगी मैंने गुजारी, एक अजियतनाक हयात नौफल की गुजरी। जब भी माजी पर निगाह पड़ती है तो हसरत और तशनगी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। एनीवेज, जो होना था वो हो गया। दुआ करें हमारी आइंदा आने वाली ज़िंदगी पुरसुकून तशनगी और हसरतों से पाक मुसरतों में गुजरे। कोई मलालो सोज छुए बिना वसवसों से निकल आओ बेटा। तुम दोनों की ज़िंदगी से गम की रात ढल गई है और सुखों खुशियों का सवेरा फूट निकला है। तुम नौफल के लिए एक आला व काबिल रश्क शरीक हयात शरीक सफ़र साबित हो कि तुम्हारी छाँव में आकर वो खुद को खुश नसीब तसव्वुर करे और उसकी रफ़ाकत में तुम खुद पर नाज करो। जब तुम दोनों एक साथ होगे तो माजी भूल कर भी पास ना आएगा। मासी, रात कॉल आई थी जरका आंटी की, वो उनकी शादी की डेट फिक्स करने आना चाह रही है। फिर कब बुला रही हैं ताकि हमारे घर में भी शनाइयाँ बजें और मैं खूब नाचूं, गाऊं और ठुमके लगाऊं। बाली की आंखें खुशी से चमक रही थी। वह अजद मसरूर थी। कल बुला लूँगी। हमें भी तो इस माह के आखिर में जाना है और जाने से कबल उस पर से सबको दोष हो जाऊं तो ही अच्छा है। कल डिनर पर इनवाइट कर लेती हूँ, बस 2 हफ्तों बाद की डेट फिक्स कर देंगे। वो बाली के लाइट कैलेंडर से दिनों रात देखती हुई बोली, आप सचमुच चली जाएंगी? माँ गुलोगीर लहजे में इंशरा कह उठी। इंशरा को अपनी खुशियों पर भारी उनकी जुदाई लग रही थी। जैसे जैसे उनके जाने के दिन करीब आ रहे थे उस पर अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो इंची? हमें तो जाना ही है। अब यहाँ रुकने को दिल नहीं करता। बहुत सदमे गुजरे हैं यहाँ दिल पर। जब वो याद आते हैं तो रातों की नींदें और दिन का चैन उड़ जाता है। जहाँ आरा बीते वक्त की तलखियों में गुम होकर गोया हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके और बाली के बगैर कैसे रहूँगी। कभी आपसे दूर जो नहीं रही हूँ, एक ही बार दूर रही थी तो देखा था क्या सलूक हुआ था मेरे साथ। शिद्दत जज्बात से वो रोने लगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अब हमारा ठहर जाना नामुमकिन है, फिर हम तुम्हें तन्हा छोड़कर नहीं जा रहे। नौफल भाई की सूरत में एक मजबूत सहारा देकर जा रहे हैं तुम्हें। देखना उनकी संगत में तुम हमें भी याद नहीं करोगी। बाली का दिल खुद उसकी जुदाई के एहसास से बोझल हो रहा था। कई बार वो छुप छुप कर रोती रही थी। अब भी वो उसको गले से लगाकर रोते हुए बोली, इस टेक्नोलॉजी के दौर ने फासले समेट दिए हैं। हमसे बात करना और जब दिल चाहे हमसे मिलने नौफल के साथ अमेरिका आ जाना। भीगी आंखों और मुस्कुराते लबों के साथ उन्होंने दोनों को गले लगाया। दूसरे दिन की शाम बड़ी गहमा गहमी लेकर आई थी। शवाना और जरका बेगम इंशरा के इर्द गिर्द बैठी थी और वो उनके दरमियान बैठी घबराहट महसूस कर रही थी। वो उस वक्त सी ग्रीन मैक्सी में मलबूस थी जिस पर सिल्वर काम लश्कारे मार रहा था। उसके गोल्डन बाल शानों पर बिखरे हुए थे। भाभी जान, मेरी और नौफल की पसंद देखी आपने? किस कदर सेम है। इंची को मैंने पहली बार दिखाया था, तभी मेरे दिल ने कहा था कि ये लड़की तो मेरे नौफल के साथ जचेगी। ये तो बाद में आपने बताया कि इंची ना सिर्फ हमारी बहू है बल्कि नौफल की पसंद भी है। वो बेहद खुश थी। इंशरा और नौफल का कपल तो परफेक्ट है माशाल्लाह। वहाँ मौजूद बाली ने भी सताइशी अंदाज में कहा, ये गिफ्ट मैं अपनी बहू के लिए लाई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। शवाना बेगम अपने पर्स से तलाई जुड़ाव कंगन निकालकर उसको पहनाने लगी। माशाल्लाह ये तो बहुत खूबसूरत है। कंगन सबको पसंद आए थे। उन्होंने कंगन पहनाकर उसकी पेशानी चूमी। उसने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया। जवाबन उन्होंने भी मुस्कुराकर कहा, आपकी वजह से ही मेरा बेटा मुझे मिला है। मैं ताहयात आपकी ममनून रहूँगी। मैं बेहद खुश हूँ। बहू के रूप में बेटी मिल गई है मुझे। इस बात में कोई शक नहीं है कि इंशरा ने हमारी ज़िंदगी में उजाले बिखेर दिए। जरका बेगम के लहजे में मोहब्बत थी। उसी असना में बाली ने खाना लगने की इत्तला दी और वो लोग डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गए। 2 हफ्ते बाद उसको नौफल के संग रुखसत हो जाना था। नाना करते हुए भी न जाने दिल कब उसको कबूल कर गया था। वो पूरी सच्चाई के साथ उसकी हमराही और रफ़ाकत कबूल कर चुकी थी, लेकिन वो गम व खुशी के दरमियान खुद को महसूस कर रही थी। रात की महफिल अच्छी रही थी, सब बहुत खुश थे, पर बाली इंशरा को देखकर परेशान हो रही थी और अब सुबह हो जाने पर भी वो उलझन का शिकार लग रही थी। बाली जो उसके एहसासात समझ रही थी, उसने खामोशी से नौफल को कॉल पर उसकी सारी कैफियत बताई और वो फ़ौरन ही चला आया था। इत्तेफाक से जहारा घर में नहीं थी। इंशरा के चेहरे पर सुर्खी फैल गई थी। नौफल को गैर मतवक्का तौर पर अपने सामने देख करके वो उसके आम से बेखबर थी। सुना है तुम शादी से खुश नहीं हो? उसके मुकाबिल बैठते हुए वो अजहद संजीदगी से इस्तफसार करने लगी थी। वो चौंक कर
उसकी तरफ देखने लगी। नीले कोट सूट में उसकी वजह पर्सनैलिटी खासी नुमाया थी। उसके मलबूस से दिल फरेब महक उठ रही थी। उसकी आंखों में कंदीलें रोशन थी। वो बगौर उसकी तरफ देख रहा था। उसने घबराकर निगाहें झुका ली। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, दीवारों से नहीं। जवाब दो, तुम इस शादी से खुश नहीं हो? क्या हमारी शादी का फैसला गलत है? नहीं नहीं, ये किसने कहा आपसे? उसके दुरुस्त लहजे से घबराकर भलाकर वो गड़बड़ा कर बोल उठी। कौन कहेगा भला? तुम्हारा रवैया बता रहा है कि कल शादी की तारीख तय पा जाने पर तुमने मुझे मुबारकबाद तक देना गवारा ना किया। अब भी तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी हो इम्तसाद दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं अभी ये किस्सा तमाम कर देता हूँ। इनकार कर दूँ शादी से? बोलो। बट मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बहुत खुश हूँ। उसको तेज़ी से खड़े होते देखकर वो भी खड़ी होती बौखला कर कह गई, खुश हो? लेकिन ये कैसी खुशी है जिसमें तुम्हारी आंखें नम है? नानी और बाली की जुदाई का ख्याल मुझे मुस्तरब किए हुए है। मैं कभी भी उनसे इतना दूर नहीं हुई हूँ और अब वो इतनी दूर चली जाएंगी कि वो बेइख्तियार रोने लगी। उसकी बेचारगी और बेबसी नौफल को तड़पा गई थी। हालांकि उसने बाली से कहा था कि वो कुछ देर उसको तंग करेगा, मगर उसको रोता देखकर वो उसके करीब आया और हाथ पकड़कर नरमी से बोला, मैं मजाक कर रहा था। बाली फ़ोन पर मुझे सब कुछ बता चुकी है। इसमें इतना फ़िक्रमंद होने और घबराने की क्या बात है? कुछ दिन तफरीह के घर से उनको जाने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ हम दोनों अमेरिका जाकर उनको वापस ले आएंगे और फिर हमेशा के लिए अपने साथ यहाँ रख लेंगे। उसने उसके आंसू साफ करते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा, रियली? आप सच कह रहे हैं ना? नानी और बाली हमारे साथ रहेंगी? वो बेसाख्ता रोते हुए खुशी से झूम कर बोली, रियली? झूठ बोला है मैंने कभी तुमसे? जवाब जो अब बोलूँगा। नहीं, कभी नहीं। मारी खुशी के वो फूलों की मानित खिल उठी। एक बात बिल्कुल सच सच बताओगी? वो उसके हाथ थामकर उसकी खूबसूरत डार्क ब्राउन चमकीली आंखों में झांकता हुआ बोला। वो चुप रही। मुझसे मोहब्बत करती हो? उसने भारी लहजे में सरगोशी की तो जवाबन उसका चेहरा गुलाल हो गया। उसकी सारी बोल्डनेस हवा हो गई। गर्दन झुकती चली गई थी। वो उसके हाथ थामे सरगोशियाँ करता रहा। जवाब दो ना, मोहब्बत करती हो या नहीं? चुप रहने से काम नहीं चलेगा। औरत इकरार करती हुई स्टूपिड लगती है। फिर आप कभी इस तर्ज अमल व बेबाकी को पसंद नहीं करते थे। आज आपको क्या हुआ है जो ऐसी बातें कर रहे हैं? याद है आपको मैं किसी ज़माने में कितनी बेबाक और बोल्ड हुआ करती थी और आप किस तरह नापसंदीदा और कहर आलूद निगाहों से मुझे देखा करते थे? वो हाथ छुड़ाकर उससे दूर होकर कह गई, शुरू शुरू में मुझे आपकी हालत देखकर खुशी मिलती थी कि उस वक्त आप मुझे अपने दुश्मन लगा करते थे। मैं जानबूझकर ऐसी ड्रेसिंग करती थी ताकि आपको खूब जलाऊं। लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि मुझे इदराक हुआ, औरत तो मुकम्मल ढकी हुई खूबसूरत लगती है। पर्दा ही उसका मुकम्मल और मजबूत हसार है। आज मैं इस हसार में खुश हूँ। तो आप मेरा हसार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? उसने संजीदगी से कहा। अरे तुम तो सीरियस ही हो गए हो। मैं एक कॉमन बात कर रहा था। मैं तुमसे बेशुमार बार इजहार मोहब्बत कर चुका हूँ। अपने इश्क की दीवानगी से आगाह कर चुका हूँ। अब तुम्हें भी करना चाहिए। अब हम लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। मुस्कुराया था। उसने देखा वो बेहद खुश लग रहा था। अब मैं क्या कहूँ? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। वो नर्वस हुई। अरे टेंशन मत लो। मैं ये चेक कर रहा था कि तुम सचमुच मेरे आइडियल में ढल गई हो या महज मुझे दिखाने के लिए ढोंग कर रही हो। थैंक गॉड कि तुम सचमुच मेरा आइडियल बन गई हो। शर्म व हया का पैकर, हसास व पुरखलूस वजूद वाली एक दिलरुबा लड़की। उसकी आवाज़ चाहत के फूलों से महक रही थी। आंखों में वफाओं के चिराग पूरी आबोताब से रोशन थे। इंशरा के चेहरे पर पुरसुकून रोशनी फैल गई थी। एक कठिन जिंदगी के बाद अब खूबसूरत जिंदगी का आगाज़ होने जा रहा था। उसकी मोहब्बत की शिद्दतें वो देख रही थी। वो उसकी चाहत में दीवाना था। मोहब्बत तो वो भी उसे जुनूनी करती थी, मगर इकरार करना मायूब लग रहा था। शबाना आंटी को भी हम साथ रखेंगे क्योंकि उनके हस्बैंड कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं। कभी भी उनका सांसों से नाता टूट सकता है। हुक्म की तामील होगी। मलका आलिया वो सीने पर हाथ रखकर झुका। तभी बाली ट्राली लिए वहाँ आई और उनको हंसता मुस्कुराता देखकर उसके दिल से दुआ निकली कि वो सदा यूं ही खुशो खरम मुस्कुराते रहें। अब मैं भी कुछ कहूँ जो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। नुफल ने इंशरा के हाथ मोहब्बत से थाम कर कहा तो इंशरा ने हैरान होकर उसके देखा। जी कहिए, क्या मनवाना चाहते हैं आप? इंशरा ने शरीर लहजे में कहा। अब तुम्हें भी अपनी माँ को माफ़ कर देना चाहिए। उसकी बात पर इंशरा ने हैरान होकर उसे देखा। वो तजब्जुब का शिकार हो गई। माफ़ कर दोगी ना अपनी माँ को? उसने बड़े मान से कहा तो इंशरा इस बात में सर हिला गई थी। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। वो बाल बनाते हुए गुनगुना रहा था। वो आज बेहद खुश था। सुधा की रिपोर्ट्स क्लियर आई थी। वो तब तक के चुंगल से निकल आई थी। कहीं माँ उसने इस बीमारी को खंदाए पेशानियों सब्रो इस्तकामत से झेला था। उसकी गुनगुनाहट को ब्रेक दरवाजे पर होने वाली दस्तक से लगा था। आइए मम्मा, उसने इमराना को देखकर अदब से कहा। कहीं जाने का इरादा है आपका? वो प्यार से गोया हुई। जी नहीं, कोई काम है। वो ब्रश रख कर उनके करीब चला आया। वो उसको इतने
करीब से खासे दिनों बाद देख रही थी और उनको महसूस हुआ सुधा बीमारी में बर्फ़ की मानित पिघली थी तो कमज़ोर वो भी खूब हो गया था और ये उसकी सच्ची मोहब्बत का सबूत था। कितने कमज़ोर हो गए हैं, कैसी ज़ोरावर मोहब्बत है आपकी। किसी मामले में सुधा को तन्हा नहीं छोड़ा उन्होंने सताइशी लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दिया। काम कोई नहीं है, मैं ये कहने आई थी कि सुधा अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब होगी, अलबत्ता कमज़ोरी अभी बाकी है। मैं चाहती हूँ कि एक अरसा परेशानियों मुश्किलात में गुजर जाए। आप सुधा को लेकर किसी पुरफ़ज़ा मकाम पर चले जाइए। हमारी ख्वाहिश भी ये है और डॉक्टर्स ने भी यही मशवरा दिया है। उसके लिए ही नहीं, सुधा के लिए भी उनके लहजे में फ़िक्रमंदी थी। हम सभी साथ चलते हैं मम्मा। कभी हम लोग साथ नहीं गए, साथ भी चलेंगे, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आपका और सुधा का जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम हम सब साथ चलेंगे। आप टाल रही हैं। अभी साथ चलने में क्या कबाहत है? समझा करे बेटा। सालिया बता रही थी कि मुदस्सर को हार्ट प्रॉब्लम रहती है, आपको गैर मौजूदगी में। शाहजेब को साथ लेकर मैं मुदस्सर का मुकम्मल चेकअप करवाऊंगी। आपकी और सुधा की मौजूदगी में वो आएँ बाएँ शाएँ करेंगे। फिर सुधा को माहौल की तब्दीली की ज़रूरत है, उन्होंने प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए कहा। डैडी की फ़िक्र मत करें आप। मेरी उनके फिजिशियन के बोर्ड से बात हो गई थी, यानी एक तवील मीटिंग हुई थी, जहाँ डैडी की रिपोर्ट्स की बड़ी बारीक बीनी से जांच पड़ताल के बाद ही यही मालूम हुआ था कि वो शदीद डिप्रेशन का शिकार है। और आपने देखा रफ्ता रफ्ता जब सब प्रॉब्लम सॉल्व होती गई और डैडी जहनी बोझ तफक्कुरात से आज़ाद होकर अब बिल्कुल चौको चौबंद नज़र आ रहे हैं, और जब सालिया आंटी और शाहजेब को आपने खुले दिल से कबूल किया, तब से ही वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए। उसके लहजे में माँ के लिए सताइश व फ़ख्र था। वो मुस्कुरा उठी। आप कुछ भी दलाइल दें, मगर ये तय है कि आप और सुधा ही जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है ज़ैद। वो कुछ रंजीदा सी हुई। मैं सब जानती हूँ, आपने मेरी वजह से अपनी मैरिड लाइफ को भी ठोकर मार दी थी। आपकी यही ख्वाहिश थी ना कि जब तक मैं सुधा को कबूल ना कर लूँ आप उसको छुएंगे भी नहीं। वो रुक रुक कर बात कर रही थी कि इस मौजू पर उससे गुफ्तगू करना ज़रूरी था कि वो उनकी खुशी की खातिर शादीशुदा होते हुए भी खैर शादीशुदा की मानी ज़िंदगी गुजार रहा था। मैं चाहती हूँ आप अब उस खुद साख्ता सब्र जबर से बाहर आ जाइए और मैं अपने ज़मीर की कैद से रिहाई पाऊँ। मरते दम तक सुधा मेरी मोहब्बत की छाँव में रहेगी। अब मैं कभी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अम्मा, ये किस तरह मुमकिन था कि मैं माँ की खफकी पर अपनी खुशी की सेज सजाऊँ? इससे कबल मैं मौत को गले लगाना पसंद करता। अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता करे। आमीन। वो उसके मुँह पर हाथ रखकर नाराज़ी से गोया हुई तो वो उनसे लिपट गया। सुधा अभी नीचे पोर्शन में ही मकीम थी। बीमारी और कमज़ोरी के बायस किसी ने भी उसको ऊपर जाने का नहीं कहा था। सोफिया ने उसका हाथ का छाला बना लिया था। रात दिन वो उसकी तीमारदारी में लगी रहती। बस यही वजह थी कि वो रात अपने कमरे में गुजारता था। फिर अभी एक हिजाब भी उनके दरमियान हाइल था जो उसको पेशकदमी की इजाज़त नहीं दे रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता ये रात सब पर ही आया हो गया था कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे से अजनबी हैं। मुल्क से बाहर जाने से ज़ैद ने इनकार कर दिया था कि अभी सुधा की सेहत तवील सफ़र के काबिल नहीं थी। सो ये फ़ैसला हुआ कि मरी में कायम कॉटेज में वो क़याम करेंगे। वहाँ का मौसम और फ़िज़ाएँ सुधा की सेहत के लिए बेहतरीन और मौजूद तरीन थी। सुधा ने सुना तो गड़बड़ा कर रह गई। मरी, हम तनहा जाएंगे? तनहा? 2 अफराद भला तनहा किस तरह हो सकते हैं? मायदा खिलखिलाई। मेरा मकसद है घर वाले साथ चले तो अच्छा लगेगा। अरे भाई, हम क्यों कबाब में हड्डी बने? मेरा मतलब है मम्मी की पुरजोर ख्वाहिश है कि आप और भाई जाएं। मम्मी को एहसास है उनकी वजह से भाई ने अपनी खुशियाँ पसे पुश डाल दी थी। अब वक्त आप आ गया है इन खुशियों को डबल करके लौटाने का। मोहब्बत बेलौस बेगर्ज ताल्लुक़ कभी रायगा नहीं जाता। सब्र के फल की मानित मीठा मिलता है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। सच्ची मोहब्बतें हों या रिश्ते कभी ना कभी अपना असर ज़रूर दिखाते हैं। फिर ममानी ज़ैद से बेहद मोहब्बत भी तो करती हैं। ज़ैद से ही नहीं, मैं तुमसे भी मोहब्बत करती हूँ। मायदा कुछ अरसे बाद अपने घर रुखसत होकर चली जाएंगी। असल बेटी तो तुम हो जो बहू बनकर हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगी। फिर मैं तुमसे क्यों ना प्यार करूं? मुस्कुराती इमराना वहाँ आकर गोया हुई तो वो सर झुका कर रह गई। आज उसके चेहरे पर डरो, खौफ और घबराहट मफकूद थी जो उनको देखकर उस पर तारी हो जाती थी। मैंने तुम्हारी और ज़ैद की तमाम पैकिंग करवा दी। कल शाम को तुम दोनों की फ़्लाइट है। मरी में तुम्हारी पसंद के मुताबिक कॉटेज को डेकोरेट कराया है। अगर कोई कमी रह गई हो वहाँ तो मुलाजमीन से कहना, वो हर हुक्म को मानेंगे। चौकीदार और उसकी पूरी फैमिली सर्वेंट क्वार्टर में मकीम है। वही वहाँ काम भी करते हैं। बहुत वफादार और मेहनती लोग हैं। वो तुम दोनों को किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अब तैयार हो जाओ। वलीमे के सूट की तैयारी के लिए ज़ैद के साथ ऑर्डर देने चली जाओ। तुम्हारी मरी से वापसी भी 1.5 माह बाद होगी। इतनी मुद्दत में वलीमे का सूट भी तैयार हो जाएगा। वो बड़े इत्मीनान से उसको आगाह कर रही थी। वो सर झुकाए खड़ी रही। अरे, तो क्या वलीमे का डिसाइड भी हो गया? किस दिन होगा? उनकी वापसी के तीसरे दिन संडे को वलीमा पार्टी रखी है। ओह, फिर तो मुझे भी आज से ही तैयारी शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेरे इकलौते भाई का वलीमा होगा। मैं तो बहुत सारे सूट बनाऊंगी और मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ, जूते, खुद से मेकअप और
माय गॉड, अभी से मुझे लिस्ट बनाकर तैयारी करनी होगी। पहले लिस्ट बनाती हूँ। हमारी खुशी को उछलती हुई वो वहाँ से चली गई। इस लड़की को शॉपिंग का क्रेज़ है, देखना अभी रात दिन मेरा दिमाग ख़राब करेगी। एक तकरीब के लिए कहीं मलबूसात और दीगर चीज़ें चाहिए। माहिदा के जाने के बाद वो मुस्कुराती हुई गोया हुई, जो खुद भी खासी खुश थी। सेहतयाबी के बाद पहली बार घर से बाहर तुम जहद के साथ जा रही हो। बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना, ज्वेलरी, मेकअप सब अच्छा होना चाहिए, वो कहकर चली गई। वो की रिंग हाथ में पकड़े उसे बुलाने की खातिर कमरे में दाखिल हुआ और वो उसको सामने ही मुंतज़िर दिखाई दी। वो भी सरापा क़यामत बनी हुई थी, मैरून दिलकश नील सूट में। उसका लाइट मेकअप और ज्वेलरी चेहरा चांद की तरह रोशन दिलअवेज़ लग रहा था। ओह, इज़ दैट यू माई लव? ऊपर से नीचे तक फिसलती एक नज़र में वो चाहत से मखमूर लहजे में कह उठा। पहली बार वो एतमाद से मुस्कुराई थी। लाइट कलर के वेस्ट कोट सूट में वो हमेशा से ज़्यादा वजीहो खोबरू दिखाई दे रहा था। वो बेखुद सा आगे बढ़कर उसके शानों पर हाथ रख कर बोला, कहाँ छुपा कर रखा था तुमने ये हुस्न जो आज से कबल मुझे दिखाई नहीं दिया? उसके मलबूस से निकलती मदहोश कुन महक उसको अपने हसार में लेने लगी। उसकी चाहत की हद्दत से लो देती आंखों ने उसको निगाहें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। उसकी गर्म सांसों की तपिश उसकी सांसों को बेतरतीब करने लगी थी। बहुत अजीब अंदाज में उसका दिल धड़कने लगा था। मुझे मालूम ही नहीं हो सका था कि तुम इस कदर हसीन हो, रानियों की तरह पुरवकार, शहजादियों की जैसी हसीन और तरहदार हुस्न के मालिक। वो नरमी से उसके चेहरे पर उंगलियां फेरता हुआ कह रहा था। उसके गर्म हाथ का लम्स उसके अंदर बर्क सी दौड़ाने लगा था। वो घबराकर पीछे होते हुए बोली, शॉपिंग के लिए ममानी जाना और मायदा को साथ लेकर चले। मुझे शॉपिंग की आदत नहीं है, फिर उनका हमारे साथ होना अच्छी बात है। अरे यार छोड़ो शॉपिंग को, हमें भी अपनी बातें करते, वो बातें जो कभी हमने की नहीं। कुछ तुम कहना, कुछ मैं सुनाऊंगा। शॉपिंग का क्या, वो रात में भी हो जाएगी। वो उसकी आंखों में देखता हुआ जज्बात से बोझल लहजे में गोया हुआ, रात में दावत है, आप भूल रहे हैं। फिर शाहजेब और जुनैद का रात भर हल्ला गुला करने का इरादा है। फिर शॉपिंग का टाइम कहाँ मिलेगा? वैसे भी कल तक सब यहाँ ठहरेंगे और हम एयरपोर्ट सी ऑफ करके वापस जाएंगे। वो बहुत होशियारी से उसको होश की दुनिया में वापस ले आई। बहुत चालाकी से अपनी जान छुड़वा रही हो, वो भी काया था। फ़ौरन ही मायनी खेजी से गोया हुआ, चालाकी की क्या बात है? क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हैं? सब प्रोग्राम मालूम है आपको। फिर वो उसके करीब खड़ा हुआ और उसकी कुर्बत उसे बदहवास किए दे रही थी। कभी कभी किसी भी लम्हे यहाँ कोई आ सकता था। आई डोंट केयर। जब मुझे किसी की परवाह नहीं तो तुम क्यों करती हो? उसके चेहरे पर फैलती सरासम की सांसों का बेतरतीब होता ज़ीरो बम जैद को लुत्फ दे रहा था। तेज़ी से गिरती उठती स्याह दराज पलकों वाला चेहरा किसी जापानी गुड़िया की मानित खूबसूरत तो मासूम दिखाई दे रहा था। अरे मम्मा जानी आप? वो बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखती हुई घबरा कर बोली। तो हड़बड़ाकर वो उससे दूर हुआ और उसी लम्हे वो भागकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई जहाँ कोई न था। हाँ, कैसे पल भर में सारी आश्क की हवा हो गई। वो अपनी हाजिर दिमागी पर हंसती हुई बोली तो उसकी शरारत पर वो भी हंसता हुआ उसके साथ बाहर निकल गया था। तो गाइज़ ये थी इसकी लास्ट एपिसोड और यकीनन मेरी तरह आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और मुझे बहुत अच्छी लगी ये थ्रू आउट जर्नी। मैंने आप लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया और आज के दिन ही अभी मैं एक व्लॉग शूट करती हूँ, उसमें मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। अभी मैं कुछ नहीं बोलती, तो आप लोगों को मैं ये तो नहीं कहती कि नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों को पता ही होगा मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी कर दी होगी। तो व्लॉग्स फॉर एवर क्या कहते हैं, हाँ व्लॉग्स फॉर एवर चैनल पर आप लोग जाकर इस व्लॉग को देख सकते हैं। उसमें मैं बताऊँगी कि मैं इस वक्त किस जगह पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और बाकी जो भी सिचुएशन है वो मैं बाद में उस व्लॉग में बताऊंगी। ठीक है, तो होपफुली कि आप लोगों ने ये थ्रू आउट जर्नी को पसंद किया होगा। और इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन मेरा बोलने का बहुत दिल चाह रहा है और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको व्लॉग की सूरत में ही बोल दूँ, तो मैं अब मज़ीद कुछ नहीं बोलती। और यार मतलब बहुत अच्छी जर्नी थी। आई नो बहुत सारे झूल भी थे, लेकिन खैर होता है, इस तरह के नॉवेल्स होते रहते हैं। बाकी राइटर ने बहुत इसको खींचा है, बहुत ज़्यादा खींचा है। मैं और आप इससे इत्तेफाक करते हैं, इमराना ने जितना कोई किरदार नेगेटिव अदा किया, इससे ज़्यादा कोई किरदार नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब हद है उस बंदे की। ठीक है, तो फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं व्लॉग में जो कि मैं अभी शूट करती हूँ और अभी थोड़ी देर तक मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। लेकिन आप लोग जब ये नावल सुनेंगे, आई थिंक सो, तब इस व्लॉग को 1 महीना गुजर चुका होगा। हाँ, 1 महीने ही मैं आप लोगों को ये सारा नावल मैं कंप्लीट करके दूंगी, क्योंकि मुझे 3 दिन हुए मुसलसल मैंने 30 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हैं इस नावल की और मैंने इससे जान छुड़वाई है क्योंकि मेरे ये गले पड़ गया। और किसी दिन मैंने इसी तरह अमर बेल नावल को भी रिकॉर्ड करना है जो कि फॉर एवर बुक हेवन चैनल पर मौजूद है।
तो उसको भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही रहता है, तो किसी दिन मैंने इस तरह जी कड़ा करके उसको भी पढ़ ही देना, जान छोड़नी। मैंने आज के बाद लंबे नॉवल शुरू ही नहीं करने, मेरी तौबा भाई तौबा, मेरी कानों की भी तौबा। यार मैं हमेशा कर लेती हूँ फिर मुझसे ख़त्म नहीं होते, इतने चिड़चिड़े हो जाती हूँ ना मैं। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।